अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद सेम कॉन्सेप्ट, सेम डिस्कशन विच वी हैव बीन डिस्कसिंग प्रीवियसली। आप सबका खुशामदीद। उम्मीद है कि आपने वो सारी डिस्कशन, सारी डेरिवेशन ज़ाया नहीं जाने दी होगी, मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दिया होगा। मेरी मेहनत आपकी मेहनत के साथ ब्लेंड होकर 100% रिजल्ट देगी। लेकिन अगर खाली मेरी मेहनत की बात करें तो शायद मेरी मेहनत 20-30% भी रिजल्ट ना दे। When it combines with you, when it blends with you, it gives you a boost up to 100%. So आपका काम करना ज़रूरी है, आपका खुद काम करना ज़रूरी है। So जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, you will not be successful, you will not get 100% results, right? So बात कर रहे थे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड पे, उससे बात चली थी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड पे। ये डायग्राम तो याद ही होगी, हमने ए डी बी का पाथ कैलकुलेट किया था। टोटल पाथ ए डी बी का -mgh आया था, -mgh जो जीरो ऐड किया -mgh। फिर हम गए थे ए सी बी तक, टोटल पाथ फिर टोटल वर्क फिर -mgh आया था, और सारे सफ़र में ए से बी तक टोटल वर्क फिर -mgh ही आया था। क्या ख्याल है, बात ऐसी है? सो हमने ये बात साबित कर ली कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप पाथ जोन सा मर्जी, रास्ता जो मर्जी इख्तियार करें, वर्क की वैल्यू सेम आएगी। फिर कहा था कि वर्क डन क्लोज पाथ का कैलकुलेट करना। सो अगर मैं ये थोड़ी सी चीज़ें मिटाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज़ क्लोज पाथ, क्लोज पाथ क्या है। यार ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी, जो वर्क है, दैट इज़ -mgh। सो क्लोज पाथ की बात करने लगा था। व्हाट इज मेंट बाय क्लोज पाथ? आप ए से निकले, डी तक गए, डी से निकले, बी तक गए, बी से फिर निकले, वापस सफ़र का आगाज़ किया, आप सी तक गए, समथिंग लाइक दिस, और सी से मूव करते करते वापस ए तक आए। सो इफ़ यू कैन सी दिस ब्लू कलर हेयर, तो ये जो एरोज ड्रॉ कर रहा हूँ, ए से डी, डी से बी, बी से सी नीचे की तरफ, पहले ऊपर जाता है नीचे की तरफ, और सी से वापस ए तक। तो ये जो लूप बनेगा, दिस लूप विल बी कॉल्ड एज क्लोज पाथ। सो अब देखिएगा, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन इन क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में वर्क कैलकुलेट करना है। पहले बात करते हैं ए से बी तक, वर्क W, वर्क फ्रॉम ए डी बी, वर्क फ्रॉम नहीं, वर्क ऑफ, वर्क इन कर लें यार, प्रेपोजिशन चेंज कर लें। ए डी बी में कितना काम किया? ए से डी, डी से बी, टोटल वर्क था ए डी बी का, कैलकुलेट अब कर चुके हैं -mgh, इसलिए दोबारा कैलकुलेट नहीं करवाया। अब बी सी डी करना है। हाँ, ये मजे की बात है। वर्क इन बी सी डी, आ जाओ नजरा। पहले ऊपर जा रहे थे -mgh, अब नीचे आ रहे हैं। व्हाट विल बी द वर्क? वर्क फॉर बी सी इज mgh। नाउ वर्क फॉर सी ए, डी नहीं है यार, ए है, सी ए इज 0। सो टोटल वर्क किसका? बी सी ए का mgh आ गया, mgh plus 0 is mgh. So now work done enclosed path
ओहो, आपने इस वर्क को इसमें ऐड कर देना। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज W, कहां से शुरू हुए? ADBCA, वापस ए तक आए। सो वर्क डन इन क्लोज पाथ इज ADBC, वापस ए तक आए, दैट इज इक्वल्स टू -mgh प्लस mgh। सो टोटल वर्क इन क्लोज पाथ बोले तो ADBCA इज 0। सो आपने यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड की दूसरी प्रॉपर्टी भी साबित कर दी। याद रहेगा, जब तक ये दूसरी प्रॉपर्टी साबित नहीं करेंगे पूरे के पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है, सर हमने सारा लिखा है, हमें 3 नंबर क्यों, हमें 4 नंबर क्यों? उसकी वजह ये है आपने सारा क्या लिखा होता है, जरा सुन लें। आपने सबसे पहले लिखा होता है कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जाम्पल दी होती है, एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, डायग्राम भी ड्रॉ की होती है और हर पाथ का वर्क भी कैलकुलेट किया होता है। ये 5 स्टेप आपने किए होते हैं, आपको 4 नंबर मिलेंगे क्योंकि आप एक स्टेप छोड़ चुके हैं। वो एक स्टेप कौन सा छोड़ चुके हैं? वो आप ये स्टेप छोड़ चुके हैं, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। ये साबित करना भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, इसलिए 1 नंबर, या अगर कोई गलती भी साथ कर दी तो 2 नंबर कट जाते हैं। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप कोई गलती नहीं करते, साथ ये वाला पोर्शन भी, ये वाला पार्ट भी करते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट? बात पहले पड़ती शरा दो। चलो भाई फिर आगे चलते हैं। अगर आप अपनी किताब खोलें, किताब का पेज नंबर 82 देखें, 82 पेज पे लेफ्ट साइड पे गुलाबी रंग का डब्बा, गुलाबी आंखें नहीं, गुलाबी रंग का डब्बा बना हुआ है फॉर योर इंफॉर्मेशन का। उस पे देखिएगा 2 हेडिंग्स है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा बच्चों, आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपने ये पोर्शन किया हुआ यू विल गेट फुल मार्क्स। आई वाज टेलिंग के पेज नंबर 82 के ऊपर फॉर योर इंफॉर्मेशन अगर आप देखें कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स की 3 एग्जांपल्स गिवन है और साथ ही नीचे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की 6 एग्जांपल्स गिवन है। ये आपने टेबल में मौजूद चीजें याद कर लेनी है। एमसीक्यूज बड़ा मशहूर आता है, क्या एमसीक्यूज आता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस का इल्म होगा तो ही आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की का फर्क कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? सो यू मस्ट नीड टू लर्न दैट टेबल। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलास्टिक। एक और लिख लें साथ ही मैग्नेटिक। कितनी हो गई जी? कंजर्वेटिव 4, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलास्टिक, ये 4 कंजर्वेटिव है। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव 6-7 है। फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन इन स्प्रिंग, सरफेस टेंशन है, फिर उसके बाद प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट है, टेंशन इन स्ट्रिंग है और प्रोपल्शन ऑफ अ मोटर है। ये मुख्तलिफ 4-5 फोर्सेस हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पावर। द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। पावर पे बात करनी है। पावर इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये वो टॉपिक है जो आपने अपने बचपन में बहुत दफा पढ़ा हुआ है। इन योर 9th क्लास, इवन इन योर 8th क्लास, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में आपने हल्का फुल्का यकीनन पढ़ा हुआ। अच्छा, नहीं भी पढ़ा हुआ या अगर पढ़ा भी हुआ, मानना नहीं कि पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, आप ना माने कि पढ़ा हुआ, मैं पढ़ा देता हूँ अभी, क्योंकि हम लोग बाज़ औक़ात पढ़ी भी होती है, सर पढ़ा ही नहीं हमने, तो पढ़ा ही नहीं, वो तो शुक्र है अब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पावर। पावर क्या चीज़ है जी? ले जी, पावर को डिफाइन करने लगे। पावर की एग्जांपल मैं इस तरह से दिया करता हूँ कि लेट से आप और आपका भाई एक ही रूम में रहते हैं, आपका सामान रूम के अंदर पड़ा हुआ है, आपका बेड पड़ा हुआ है, आपका टीवी पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, किताबें पड़ी हुई हैं, तमाम चीज़ें आपकी
ज़रूरत की आपके कमरे में मौजूद हैं कि अचानक आपको घर शिफ्ट करना पड़ा, जिस तरह मुझे करना पड़ा कुछ दिन पहले, तो आपके अब्बा जी ने आपसे कहा कि बेटा अपने घर का, अपने कमरे का सारा सामान पैक करो और पैक करके बाहर लेके जाओ। अब आप और आपका भाई छोटा सामान पैक करके बाहर लाने लगे। जुमले पे गौर कीजिएगा, आपने एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा सामान उठा लिया, जबकि आपके भाई ने एक ही वक्त में, उस वक्त में थोड़ा कम सामान उठाया। सो आपको देख के अब्बा जी क्या कहेंगे, मेरा कौन सा बेटा पावरफुल है, जिसने कम सामान उठाया या जिसने ज़्यादा सामान उठाया? अल्टीमेटली विल से कि जो ज़्यादा सामान एक ही वक्त में उठा रहा है इज़ मोर पावरफुल। इसका मतलब क्या है? आसान अल्फाज में अब्बा जी ने कौन सी कैलकुलेशन की अपने माइंड में? अब्बा जी ने कैलकुलेशन ये की कि माई बिगर सन इज डूइंग, जुमले पे गौर कीजिएगा, माई बिगर सन इज डूइंग मोर वर्क इन अ यूनिट टाइम, दैट्स व्हाई इज मोर पावरफुल। सो हाउ कैन यू डिफाइन पावर? पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर एक टाइम में ज़्यादा काम कर लिया जाए तो ज़्यादा काम करने वाली चीज़ को पावरफुल मशीन, पावरफुल चीज़ कहेंगे, उसकी पावर ज़्यादा होगी। सो हाउ कैन यू डिफाइन पावर? इन सिंपल वर्ड्स, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं। वर्क इज मेजर्ड इन जाउल्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, it is joules per second or it is called as watt, joules per second, watt. So now you know it. अगर कभी कुछ सवाल आ जाए कि भाई watt की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, वाउट नहीं भाई, वाट जज्बाती हो गया, वाट की सिंप्लीफाइड फॉर्म है जाउल्स पर सेकंड। ठीक है जी। अब बात करते हैं इस क्वांटिटी की, क्योंकि हम जब भी क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम साथ नेचर की बात ज़रूर करते हैं। क्या ख्याल है इस क्वांटिटी की नेचर क्या है जी? वेरी काइंड नेचर। ये बोले नेचर नहीं है। इस क्वांटिटी की नेचर से मुराद ये है, दिस क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट बच्चों, बातें समझ में आ रही है? कोई सवाल तो नहीं यहाँ तक? सो ये हमने नेचर की बात भी कर ली। एक नया कॉन्सेप्ट पावर का जो आपकी इस किताब में डिस्कस किया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस कॉन्सेप्ट। आपने वहां पे इंस्टेंटेनियस का लफ्ज एक दफा पहले पढ़ लिया। नाउ यू आर फेमिलियर विद इंस्टेंटेनियस वर्ड। ज़रा जोर डालिए दिमाग पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या पढ़ाई थी मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं वेलोसिटी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक बात साथ ही मैंने कहा था, डेफिनेशन याद कीजिए ज़रा, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज approaches to zero, the value of velocity is called as instantaneous velocity। यानी डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी की वो वैल्यू जहां पे टाइम बहुत छोटा हो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा था। इसी तरह पावर को डिफाइन कैसे किया जाएगा? द वर्क डन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक बहुत छोटे से लम्हे में जो काम किया वो इंस्टेंटेनियस पावर है। किताब में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, जाओ ऐशी करो, क्या याद करोगे, लिख लो। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि पावर है ना, ये डी ओवर टी नहीं लिख देना, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, वेयर, बाकी आगे वैसे वेयर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जहां पे डेल्टा टी बहुत छोटा हो, द वैल्यू ऑफ पावर इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर, रिटन एज पी इंस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू, मैं यार इसको लिखता हूं नीले से, इसको लाल डब्बे में बंद कर देंगे। पावर इज रिटन एज पी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू लिम, लिम बोले तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। हाँ भाई, बात समझ में आती?
इंस्टेंटेनियस पावर की बात समझ में आती है जी? लो भाई, इंस्टेंटेनियस पावर की बात भी हो गई। एक बड़ा मशहूर सवाल फिजिक्स में, शो दैट, प्रूव दैट, बहुत पूछा जाता है। बड़ा मशहूर सवाल पूछा जाता है, प्रूव दैट या शो दैट कर लें, मैं प्रूव दैट लिख लिया। प्रूव दैट P इज इक्वल्स टू F डॉट V। अच्छा यार, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर, दैट्स मैं अभी बता चुका हूँ, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर, यानी पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। सो साबित क्या करना है? प्रूव दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये बात साबित करनी है। साबित कैसे करनी है जी? जानते हैं P इज इक्वल्स टू W बाय T है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो W है वो क्या है? W इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या ख्याल है? अगर मैं इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दूं तो मैथमेटिक्स में मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं इसे लिख सकता हूं F डॉट D ओवर डेल्टा T। डेल्टा डाल दें ना डालें कि फर्क नहीं पड़ेगा इस वक्त। P इज इक्वल टू F डॉट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी। सो दोनों चीज़ों का जो डॉट प्रोडक्ट है इट विल कॉल्ड एज पावर। सो पावर की डेफिनेशन एक और भी आ गई। वी कैन डिफाइन पावर इन अनदर वे। हम पावर को अब एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या तरीका है डिफाइन करने का? वो तरीका ये है, पावर इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पावर। लें जी, पावर के ऊपर बात भी हो गई। हाँ, एक बड़ी अहम बात यहां पे आ गई, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर? बात बड़ी अहम करने लगा हूं। कमर्शियल यूनिट बोले तो ऐसा यूनिट जिसमें पावर को बड़े पैमाने पे, सनती पैमाने पे रिप्रेजेंट किया जाए। द बिगर यूनिट ऑफ पावर इज 1 किलोवाट। किलोवाट बोले तो 1000 वाट। एक और बड़ा मशहूर यूनिट है, आप अपने अब्बा जी से पूछिएगा, अब्बू जान हमारे घर पानी की जो मोटर लगी है कितने हॉर्स पावर की है? या अब्बू जान आपकी गाड़ी या फलाने अंकल का ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का? ट्रैक्टर इज 546 हॉर्स पावर, 600 हॉर्स पावर। अगर आप कोई अच्छी गाड़ी ले, जैसे वन ऑफ माई फेवरेट कार इज मुस्टैंग, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार, इट इज़ 600 हॉर्स पावर, 590 हॉर्स पावर। सो उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज 1 हॉर्स पावर? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। इट इज एन MCQ क्वेश्चन। अच्छा, ये बात हो गई, इससे फिर आगे चलते हैं। इसी तरह किसी तरह जी, इसी तरह इसको मिटाते हैं, इसी तरह इसको भी मिटा देते हैं। इसी तरह एक और सवाल है, बल्कि कमर्शियल को छोड़ें, स्पेलिंग भी मैं गलत ही लिखने लगा था, इसको छोड़ें, मुझे इस बात का जवाब दें। यू हैव सीन दिस 1 किलोवाट और, भाई ये किसका यूनिट है? 1 किलोवाट और किसका यूनिट है? ऑप्शंस, 1 किलोवाट और इज यूनिट ऑफ energy, it is a unit of power, it is a unit of both, it is a unit of none. किसका है 1 किलोवाट और? पावर का, क्योंकि वाट आ रहा है तो पावर का ही होगा। गलत जवाब। 1 किलोवाट और इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कह लो या एनर्जी इज अ बेटर वर्ड। मैं वर्क में लिखने लगा था लेकिन एनर्जी जरा बेहतर है। सो 1 किलोवाट और इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। मेरे बच्चों याद रखियो, एनर्जी गलत, इसको गलत नहीं कर देना, एनर्जी का यूनिट है। बहुत सारे बच्चे MCQs में आता है 1 किलोवाट और किसका यूनिट है? एनर्जी का। वो पावर का लगा आते, पावर का नहीं है, एनर्जी का यूनिट है।
अच्छा, एनर्जी का कैसे है मैं साबित कर देता हूं जिन बच्चों को यकीन नहीं हो रहा कैसे है। पावर किसके इक्वल होता है? वर्क ओवर टाइम। सो पावर इज इक्वल टू वर्क बोले तो जाउल्स ओवर टाइम, टाइम बोले तो सेकंड्स, पावर इज इन वॉट्स। सो जाउल किसके इक्वल आता है? जाउल्स इज इक्वल टू वॉट मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स। एक बात, अब अगर पावर वॉट में नहीं है, किलो वॉट में है, टाइम सेकंड्स में नहीं है, और में है, तो भाई ये जाउल्स बोले तो एनर्जी है। अब जाउल्स में उठा के एनर्जी लिख देता हूँ। तो याद रखिएगा एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो वॉट आवर। क्या ख्याल है? बात पल्ले पड़ती है। इसी तरह अगला सवाल बड़ा मशहूर कि भाई 1 किलो वॉट आवर में कितनी एनर्जी होती है, या ये भी पूछा जाता है कि शो दैट। अब मैंने पहले लिखा था प्रूफ, अब लिखूंगा शो दैट। दिखाओ, क्या दिखाओ? शो दैट 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 mj, 3.6 मेगा जाउल्स। कैसे साबित करना है जी? डस्टर किधर गया? यस, दिस वन इज डस्टर। कैसे साबित करना है जरा देखिएगा। 1 किलोवाट और इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जाउल्स ऑफ एनर्जी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। हाउ वी हैव टू प्रूव? इसकी पकड़ लें क्या, लेफ्ट हैंड साइड। 1 किलोवाट, 1 किलो इज मीन्स 1000। वाट को कैसे लिखते हैं? अभी बताया था, लिखा भी हुआ है, जाउल्स पर सेकेंड। और को भी ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें, 3600 सेकेंड्स। ओए सेकेंड्स, इस सेकेंड्स को काट दें सेकेंड इनवर्स के साथ, ये बन जाएगा 1000 इंटू 3600 सेकेंड्स, राइट। अब इसको फर्दर लिख दें, मल्टीप्लाई करें, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जाउल्स। फिर फर्दर लिखें 3.6, 10 की पावर 6 बोले तो मेगा जाउल्स। हाँ भाई, बात पल्ले पड़ती, क्या ख्याल है? थिंग्स आर गेटिंग इजी और नॉट? चीज़ें इजी हैं। हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट? कितना टाइम रह गया हमारे पास? कितना टाइम है अभी हमारे पास? ओके फाइन, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। थोड़ी सी और बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वर्क पे जितनी बात थी हमने 2 दिन में दी है फड़का। अब अगली बातें जो करनी है दैट इज ऑन एनर्जी। व्हाट इज मींट बाय एनर्जी, राइट? सवाल है एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज मींट बाय एनर्जी? एनर्जी किसे कहते हैं? अब एनर्जी को मैं डिफाइन करने के लिए एग्जांपल यूं दिया करता हूं कि मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि आप सुबह कॉलेज गए, अभी तो सब कुछ बंद है, अच्छे वक्तों की बात, जब आप कॉलेज गए आपने काम किया, बगैर नाश्ते के चले गए, सुबह लेट उठे तो आपकी अम्मा ने आपको अच्छा खासा झड़का आके तो लेट हो गया, चल शाबाश भाग जा। हालांकि इतने अच्छे ज़िम्मेदार आप नहीं हैं कि आप नाश्ता किए बगैर आ जाएं। आप 2 लेक्चर छोड़ देंगे, पहले अपने नाश्ते सुकून से करेंगे, फिर वापस पढ़ाई की तरफ आएंगे। पढ़ाई हमारी प्रायोरिटी थोड़ी है, हमारी प्रायोरिटी तो दूसरी चीज़ें हैं। शर्म करो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तालीम होनी चाहिए। खैर, आप मान लिया बहुत अच्छे वक्तों की बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है, आप सुबह घर से निकले और बगैर नाश्ते के जल्दियों में कॉलेज ऑन टाइम पहुंचे, कॉलेज में सारा काम किया, सारा दिन काम किया, दोपहर को जब आप घर गए तो आपका टेस्ट था, आप टेस्ट की प्रिपरेशन में मसरूफ़ हो गए, अचानक एकेडमी का टाइम हो गया, फिर खाना खाए बगैर आप एकेडमी चले गए, आपने एकेडमी फिर सारा काम किया, एकेडमी से जब वापस 9 बजे आप घर आए, अभी घर पहुंचे ही तो आपके बड़े भाई ने आपसे एक काम कह दिया कि यार मुझे
वो फलानी चीज़ कर दे, मेरी गाड़ी धो दे, या मेरी बाइक वॉश कर दे, या मेरा कोई फलाना काम कर दे, व्हाट वुड बी योर आंसर? भाई अब मेरे में कोई एनर्जी नहीं है, मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता। यही जुमला आपका जवाब होगा। जुमले पे गौर कीजिएगा, आपने क्या जवाब दिया है? भाई अब मेरे में कोई एनर्जी नहीं है काम करने की, अब मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता। सो आपने उस जुमले में ही असल में एनर्जी की डेफिनेशन बताई है। आपने कहा आपके पास एनर्जी नहीं है, लिहाजा आप काम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी इज एक्चुअली द एबिलिटी टू डू वर्क। एज लॉन्ग एज यू हैव एनर्जी यू कैन डू वर्क। तो देखिए अपने इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द वो तमाम अप्लायंसेस जो काम कर सकती हैं, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल लाइट्स, फैन, एयर कंडीशनर सब काम करते हैं ना, वर्क करते हैं। लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो एसी है वो ठंडी हवा देता है, वो भी काम करता है। फैन डू सम वर्क। सो एवरी अप्लायंस विच डू वर्क रिक्वायर एनर्जी। पंखा बिजली बिजली की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर करता है। लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर करती है। एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर करता है। आपकी बाइक जिस पे आप सफ़र करते हैं, आपकी कार जिस पे आप सफ़र करते हैं, आपकी कार जो वर्क करती है वो भी किस चीज़ की वजह से, किस चीज़ की मदद से? एनर्जी की मदद से। एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल। सो एनीथिंग विच वर्क्स रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है। पॉइंट समझ रहे हैं? You can say that for a body, energy is an input and work is an output. बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एनर्जी की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारी सूरतें, फॉर्म्स हैं। You have studied them in your 8th class. Sound energy, light energy, electrical energy, energy from heat, blah blah blah. बट राइट नाउ क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मोशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मोशन से रिलेटेड जो एनर्जीज मौजूद हैं हम सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे। वी विल से दैट जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। एनर्जी की डेफिनेशन बता दी है मैंने, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, लिखी नहीं है। सो 2 टाइप्स हैं एनर्जीज की वर्क से रिलेटेड। पहली है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी की बात करते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यार, पहले जरा काइनेटिक एनर्जी पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ, बस हल्की सी, फिर पोटेंशियल के ऊपर बात करूंगा। आई हैव गॉट 5 मिनट्स, 5 मिनट में कोशिश करूंगा इस लेक्चर को वाइंड अप करूं, क्योंकि पिछले लेक्चर में जरा टाइम ज़्यादा ले लिया था आपका। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन। ऐसी एनर्जी जो किसी भी जिस्म के मोशन की वजह से, ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी, किसी भी जिस्म की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही है ना, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 mv²। क्या ख्याल है? बात समझ में आती है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मैंने बॉल फेंका, बॉल जाके लगा आपकी आंख पे, आप मुझे कभी बख्शेंगे? क्यों? क्योंकि बॉल में जितनी एनर्जी थी वो जाके आपकी आंख में ट्रांसफर हो गई। बॉल इज विच काइंड ऑफ एनर्जी? बॉल इज काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दूसरी एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स ऑन, बस थोड़ी सी बात पोटेंशियल पे करनी है मैंने आपकी, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ बॉडी। ये किसी भी जिस्म की पोजीशन पे डिपेंड करती है कि भाई वो जिस्म, वो चीज़ पड़ी कहाँ हुई है। अब मैं समझाने लगा हूँ ये पोजीशन पे डिपेंड कैसे करती है। छोटे होते हर बच्चे का सबसे मुश्किल काम होता था सिपारा पढ़ना, और अगर आपके कारी साहब लगे हुए तो और मुश्किल काम। लेट्स से हम कारी साहब की मिसाल नहीं लेते, आपको बुरा ना कहीं लग जाए, क्योंकि ये काम मैंने बचपन में किया था और मुझे बहुत फेंटी पड़ी थी। तो लेट्स से हम कहते हैं कि कोई एक बंदा आपके घर आया जो आपको पसंद नहीं, जिससे आपकी जान जाती है, अब आपने उससे छुटकारा हासिल करना है। नाउ यू हैव गॉट अ बॉटल ऑफ वाटर फिल्ड विद वाटर। जब वो पानी की बोतल ज़मीन पे पड़ी है, ज़मीन पे क्या उस बोतल के पास कोई एनर्जी है?
ज़रा सोचिए, नॉट एट ऑल। वो ज़मीन पे पड़ी है, पड़ी रहेगी, उसके पास किसी किस्म की एनर्जी नहीं है इस वक्त। हाँ, एनर्जी कब आएगी? व्हेन यू विल पैक दैट बॉटल, व्हेन यू विल लेफ्ट दैट बॉटल एंड गो टू द फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, जब आप पहले या दूसरी मंजिल पर उस बोतल को उठा के ले जाएंगे। अब उस बॉटल में एनर्जी है कि नहीं, लेट्स टेस्ट इट। वो शख्स जो आप को ना पसंद है नीचे दरवाजे पे आया और आपने ऐसे पानी की बोतल छोड़ दी, थाड़ करके ऊपर लगेगी, और वो नीचे से किस कदर दुआएं आपको देगा। ये दुआएं इस चीज़ का सबूत है कि नाउ दैट बॉटल कंटेन्स होल्ड्स दैट एनर्जी। वो एनर्जी उस बंदे में जब ट्रांसफ़र हुई तो वो दुआएं आप तक ट्रांसफ़र हो रही। सो दैट एनर्जी जो बॉटल में ज़मीन पे तो मौजूद नहीं थी, लेकिन जब आप उसे ऊपर उठा के लेके गए, उस वक्त जो एनर्जी उसमें मौजूद थी, दैट एनर्जी वाज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। राइट बच्चों, बात समझ में आती है? क्लियर? सो एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और प्रेफरेबली पोटेंशियल एनर्जी की भी बहुत सारी किस्में हैं। हम इस चैप्टर में जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले हैं वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल potential energy, right? That is given by mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को mgh से जाहिर किया जाता है। ठीक है जी बच्चों, ना यू नो इट। वैसे पोटेंशियल एनर्जी की और भी किस्में हैं, जैसे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, छोटे होते हैं वो रबर के अंदर ऐसे कागज़ फंसा के दोस्तों को मारा हुआ है, तो वो कौन सी एनर्जी थी? वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। इसी तरह और बहुत सारी एनर्जीज हैं पोटेंशियल एनर्जीज की, बट नाउ व्हाट वी हैव डिस्कसिंग, नाउ व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इज ओनली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है हमेशा पोजीशन का कॉन्सेप्ट जहन में आता है, और याद रखिएगा पोजीशन हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर की जाती है। मिसाल के तौर पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, वी टॉक द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो इस बात को इंशाल्लाह मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी इतना बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए पोजीशन का पता होना चाहिए और एक रेफरेंस पॉइंट का पता होना चाहिए, जिसके हिसाब रेफरेंस पॉइंट का पता होना चाहिए जहाँ से आपने पोजीशन को मेजर करना। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट पे बात मैंने आपके दिनों में डाल दी, इसकी डिस्कशन करूँगा कल। अभी तो आपको काइनेटिक एनर्जी की समझ आ जानी चाहिए, मोशन की वजह से होती है, फार्मूले की समझ आ जानी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की समझ आ जानी चाहिए कि पोजीशन की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, इसका फार्मूला पता है, फार्मूले की समझ आ जानी चाहिए। ये जो रेफरेंस पॉइंट वाला शोशा मैंने छेड़ा है, इस शोशे के ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा जिनकी हिस्से की आइसक्रीम और रोटी आप छीन के खा जाते हैं, बेचारे बाद में ढूंढते रहते हैं अपनी चॉकलेट्स, तो उनका भी ख्याल रखा करें, उन्हें दिया करें छोटे बहन भाइयों को, उनकी चीज़ें ना खाया करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।